नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का यह वीडियो 27 अप्रैल 2024 का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 27 अप्रैल 2024 को बीए पार्ट 3 बीए थर्ड ईयर समाज शास्त्र का पहला पेपर होगा। इस पेपर के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें याद करके आप अपने एग्ज़ाम में 70% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र का एग्ज़ाम देने वाले सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो बिना समय की बर्बादी करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न जिनकी उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द रहने वाली है। तो पहला प्रश्न है, वर्ग किसे कहते हैं अथवा मार्क्स के अनुसार वर्ग को परिभाषित कीजिए। दोनों एक ही प्रश्न है। आपसे ऊपर वाला प्रश्न या उसी के जैसा थोड़ा सा परिवर्तित करके लिखा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा, लेनिन ने मार्क्स के वर्ग संबंधी विचारों की परिभाषा समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की है, वर्ग जनता के ऐसे बड़े समूह हैं जो सामाजिक उत्पादन के इतिहास द्वारा निर्दिष्ट किसी अवस्था में अपने विशिष्ट स्थान द्वारा उत्पादन के साधनों के प्रति अपने संबंध द्वारा प्राय कानून के माध्यम से स्थिर और निरूपित होते हैं। श्रम के सामाजिक संगठन में अपनी भूमिका द्वारा और परिणाम स्वरूप इस तथ्य द्वारा कि वे सामाजिक संपदा का कितना बड़ा भाग किस तरीके से अर्जित करते हैं और एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये मार्क्स के अनुसार वर्ग को परिभाषित किया गया है, वर्ग के बारे में बताया गया है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न है, वर्ग संघर्ष को परिभाषित कीजिए, जिसका उत्तर होगा, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पर अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। मार्क्स मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में सदैव दो विरोधी वर्ग, शोषक और शोषित वर्ग रहे हैं और ये दोनों परस्पर संघर्षरत रहे हैं। प्रत्येक समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं और व्यक्तियों के हितों में परस्पर विरोध पाया जाता है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए समाज के वर्गों में संघर्ष पाया जाता है। उत्पादन के साधन और उन पर स्वामित्व के लिए
वे आपस में संघर्षरत रहते हैं। मार्क्स कहते हैं, जब शोषक वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है और उत्पीड़न बढ़ जाता है, तो दोनों वर्गों में संघर्ष स्पष्ट हो जाता है। मार्क्स सभी समाजों में वर्ग और वर्ग संघर्ष को एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा प्रश्न है, वर्ग चेतना क्या है? जिसका उत्तर होगा, वर्ग चेतना वर्ग निर्माण की एक आवश्यक शर्त है। वर्ग चेतना प्रत्येक वर्ग के लोगों में पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे से भिन्न होती है। उनमें उच्चता, निम्नता या समानता की भावना पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों की जीवन शैली, खान पान, सुख सुविधाएं समान होने एवं बचपन से ही उसके सदस्यों का समाजीकरण उस वर्ग के अनुरूप होने से एक वर्ग के लोगों में अपने वर्ग के प्रति चेतना का निर्माण होता है। वर्ग चेतना के आधार पर ही एक दूसरे वर्ग से प्रतिस्पर्धा करता है। वर्ग चेतना के कारण ही प्रत्येक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। अधिसंरचना एवं अधोसंरचना को परिभाषित कीजिए। जिसका उत्तर है, अधिसंरचना एवं अधोसंरचना। मार्क्स संपूर्ण समाज को अधोसंरचना एवं अधिसंरचना में बांटता है। ये दोनों ही संरचनाएं परस्पर आश्रित है। सबसे पहले बात करते हैं अधोसंरचना। अधोसंरचना के अंतर्गत उत्पादन के साधन, संपत्ति, श्रम विभाजन एवं वर्ग आते हैं। मार्क्स ने इन्हें उत्पादन की शक्तियां कहा है। आगे बात करते हैं अधिसंरचना की। अधिसंरचना में समाज की संस्थाएं, राज्य, धर्म, शिक्षा, परिवार, कानून नियम, राजनीतिक एवं सैनिक संगठन आदि आते हैं। जैसे ही अधोसंरचना अर्थात उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार संपूर्ण अधिसंरचना में परिवर्तन आ जाता है और दोनों संरचनाओं के परिवर्तित होने पर समाज में परिवर्तन आने लगता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न है, मार्क्स की अपने आप में वर्ग की अवधारणा को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, मार्क्स और एंजिल्स ने लिखा है कि जब एक धंधे में काम करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं और उनमें यह चेतना आ जाती है कि हम एक ही धंधे में हैं, तो इस तरह के समूह को उन्होंने अपने आप में वर्ग कहा है। मार्क्स का कहना है कि आम जनता का एक समूह है, जहाँ तक उसका पूंजीवादी संबंधों का सरोकार है, एक पृथक वर्ग है। लेकिन यह अब भी अपने आप में वर्ग नहीं है। जब यह वर्ग संगठित हो जाता है, इसमें पारस्परिकता आ जाती है, तब यह अपने आप में वर्ग बन जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। वर्ग की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर होगा, मार्क्स की
वर्ग की अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली, वर्ग जनता का एक बड़ा समूह होता है, अतः वर्ग के लिए बहुत बड़ा मानव समूह या समाज होना चाहिए। दूसरी विशेषता, वर्ग समाज के सदस्यों का ऐसा समूह होता है जो अपनी जीविका एक विशेष प्रकार से अर्जित करता है। इस प्रकार वर्ग में समान आर्थिक गतिविधियों का होना आवश्यक है। तीसरी विशेषता, एक वर्ग के सदस्यों की जीवन शैली, संस्कृति तथा हित समान होते हैं। चौथी विशेषता, एक वर्ग में वर्ग एकता की चेतना का होना आवश्यक है। पांचवी विशेषता, एक वर्ग में दूसरे वर्ग से पृथक होने की भावना पाई जाती है। तो ये वर्ग की सामान्य रूप से 5 विशेषताएं यहाँ पर हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को यह कक्षा अच्छी लग रही होगी। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा फिर से विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के पास में सर्वप्रथम पहुंचेगी। तो आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। 7वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्गों के प्रकार बताइए और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाइए। तो सबसे पहले इसके उत्तर की चर्चा करते हैं। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक वर्ग नामक अध्याय में आय के विभिन्न स्रोतों के आधार पर 3 प्रकार के वर्गों का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला, वेतनभोगी वर्ग। वेतनभोगी श्रमिकों की आय का साधन विभिन्न प्रकार की मजदूरी होती है। इस वर्ग के सदस्य साधारण श्रम शक्ति के स्वामी होते हैं। दूसरा, पूंजीगत वर्ग। पूंजीपति वर्ग समाज के वे वर्ग होते हैं जिनके पास बहुत अधिक पूंजी होती है। ये पूंजी के स्वामी होते हैं। इनकी आय का साधन अतिरिक्त मूल्य के द्वारा लाभ कमाना है। तीसरे वर्ग की बात करें, तीसरा वर्ग है भूस्वामी वर्ग। भूस्वामी वर्ग के सदस्य भूस्वामी होते हैं। इनकी आय का साधन भूमि कर होता है। यह वर्ग कृषि प्रधान समाज में पाया जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 के बारे में। 8वां प्रश्न इस प्रकार से है, कार्ल मार्क्स द्वारा रचित 4 पुस्तकों के नाम लिखिए। अथवा आपसे इसके रूप में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स की 4 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, मार्क्स की 4 पुस्तकों के नाम निम्न प्रकार से है। पहला, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। दूसरा, द होली फैमिली। तीसरा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और चौथा, दास कैपिटल। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9 नंबर प्रश्न है, हीगल का द्वंद्ववाद क्या है? हीगल का जो द्वंद्ववाद है उसे समझाना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है,
हीगल के द्वंद्ववाद में विचार एवं विवेक को प्रमुख स्थान प्राप्त है। हीगल ने स्वयं कहा है कि संचार में प्रत्येक विचार का प्रतिवादी विचार अवश्य होता है। पहले वाद होता है तथा फिर उसका प्रतिवाद होता है। इन दोनों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक तीसरे विचार का जन्म होता है, जिसे संवाद कहते हैं। इस संवाद में वाद एवं प्रतिवाद इन दोनों की ही विशेषताओं का समावेश होता है। यह दोनों से अधिक अच्छी भी होती है। संवाद एक नई परिस्थिति है, परंतु यह अस्थायी प्रकृति का होता है, क्योंकि प्रकृति के दौरान थोड़े समय के बाद वह पुनः स्वयं वाद का रूप धारण कर लेता है और फिर उसका प्रतिवाद जन्म लेता है और फिर इन दोनों का संघर्ष आरंभ हो जाता है। इस प्रकार के संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक दूसरा संवाद उत्पन्न होता है। यही प्रक्रिया सदैव चलती रहती है और इसी के कारण मानव जाति की प्रगति का क्रम घटित होता रहता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कुछ इस प्रकार से है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, इसे समझाइए। तो इस प्रश्न के अंदर आपसे अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। यह प्रश्न 2021 में भी आया हुआ है। तो इस बार पूरी उम्मीद रहेगी कि सन 2024 को 27 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा हीगल से ग्रहण की थी। हीगल का मत था कि विश्व का विकास संघर्ष एवं द्वंद्व से हुआ है। यह द्वंद्ववाद और संवाद की प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, अर्थात पहले कोई चीज़ होती है यानी कि वाद, इस चीज़ में ही उसके विरोधी तत्व मौजूद होते हैं, अर्थात प्रतिवाद विकसित होता है। संवाद, यह संवाद भी फिर वाद बन जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। हीगल का द्वंद्ववाद आत्मा से संबंधित था। उसके स्थान पर मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद को जन्म दिया और कहा कि पदार्थ विश्व का मूल है। समस्त विश्व पदार्थ से ही बना है। पदार्थों में मतभेद और संघर्ष के कारण ही विश्व का विकास होता है। मार्क्स द्वंद्ववाद की प्रक्रिया द्वारा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को न्याय संगत एवं स्वाभाविक ठहराना चाहता था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह मानता है कि विश्व का निर्माण भौतिक पदार्थ या वस्तु से हुआ है। चेतना का आधार भौतिक है। पदार्थ में दो विरोधी शक्तियाँ पाई जाती है, जिनके द्वंद्व या संघर्ष से ही विश्व एवं प्रकृति का निर्माण होता है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संसार और प्रकृति में सब कुछ गतिशील और परिवर्तन मानता है। आगे बात करते हैं
प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। मार्क्स तथा हीगल के द्वंद्वात्मक में क्या अंतर है, क्या विभेद है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो मार्क्स तथा हीगल के द्वंद्ववाद में मुख्य अंतर निम्नलिखित है, जिनमें सबसे पहला अंतर है। हीगल का द्वंद्ववाद आदर्शवादी एवं काल्पनिक है, जबकि मार्क्स का द्वंद्ववाद अधिक वास्तविक तथा व्यावहारिक है। दूसरा अंतर, हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग विचार जगत, आंतरिक जगत पर किया है, जबकि मार्क्स ने बाह्य जगत पर। तीसरा मुख्य अंतर है इन दोनों में कि हीगल के अनुसार मानसिक चेतना मनुष्यों के सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित करती है, जबकि मार्क्स के अनुसार मनुष्यों का सामाजिक अस्तित्व मानसिक चेतना को निर्धारित करता है। आगे इसका अगला पॉइंट देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट है कि हीगल के विकास का अंतिम चरण जहां निरपेक्ष विचार की अनुभूति है, जिसे हीगल ने आत्मचेतना कहा है, वहां मार्क्स के विकास का अंतिम चरण एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, जिसे मार्क्स ने साम्यवाद कहा है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के क्या लक्षण हैं। तो इसका उत्तर होगा, मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, जिनमें सर्वप्रथम लक्षण है 1 नंबर पर, प्रकृति में प्रत्येक वस्तु गतिशील है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संसार और प्रकृति में सब कुछ अस्थायी, गतिशील और परिवर्तनशील मानता है। दूसरा, विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ को मानता है। पदार्थ सक्रिय होता है और विकास की प्रक्रिया का आधार भौतिक पदार्थों में आंतरिक विरोध है। पदार्थ ही चेतना के स्वरूप को निर्धारित करता है। तीसरा इसका लक्षण है, बिंदु है विकास। इसके बारे में बात करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार विकास सदैव पदार्थों में अंतर विरोध एवं मतभेदों के पारस्परिक संघर्षों के कारण ही होता है। यह संघर्ष भीतरी और बाहरी दोनों ही रूपों में होता है। मार्क्स के अनुसार विकास की प्रक्रिया में पहले तो धीरे धीरे मात्रात्मक परिवर्तन होता है, किंतु बाद में यह गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाता है। आगे बात करते हैं। इसका चौथा मुख्य बिंदु है आर्थिक तत्वों को अधिक महत्व है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार अर्थव्यवस्था ही समाज का आधार है। समाज में द्वंद्व का कारण उत्पादन विधियां, उत्पादन संबंध और उत्पादन की शक्तियां हैं। जब उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में साम्यता नहीं रहती तो संघर्ष उत्पन्न होता है और इसी के फलस्वरूप विकास भी होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 14।
14 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, अथवा ऐतिहासिक भौतिकवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, समाज और इतिहास के संबंध में कार्ल मार्क्स ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे ऐतिहासिक भौतिकवाद से अभिहित किया जाता है, यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से इसे पुकारा जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का आधार काल्पनिक या दार्शनिक नहीं है, अपितु उस नियम की व्याख्या है जो कि मानव इतिहास की गतिविधि को निर्धारित करती है। एम सिद्धोराव के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद वह दार्शनिक विधा है जो एक अखंड व्यवस्था के रूप में समाज का तथा उस व्यवस्था के कार्य और विकास को शामिल करने वाले मुख्य नियमों का अध्ययन करती है। इसकी संक्षिप्त परिभाषा यह हो सकती है कि यह सामाजिक विकास का दार्शनिक सिद्धांत है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद संबंधी विचार पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा, मार्क्स के अनुसार समाज व्यक्तियों की अंतः क्रिया द्वारा निर्मित होता है। इस अवधारणा के बाद मार्क्स अपनी ऐतिहासिक भौतिकवादी अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा के अंतर्गत मार्क्स समाज के विकास एवं परिवर्तन को इतिहास के तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं और उसके मूल में आर्थिक संरचना को प्रतिस्थापित कर वर्ग संघर्ष के इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। वर्ग संघर्ष के इतिहास को वे 5 कालों में विभाजित करते हैं। ये इस प्रकार से है, आदिम साम्यवाद, दूसरा प्राचीन समाज, तीसरा सामंतवाद, चौथा पूंजीवाद और 5वां साम्यवाद। इन 5 कालों के इतिहास को वे वर्ग संघर्ष का इतिहास बताते हैं। यही मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा को समझाइए। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार ही होता है, किंतु बाजार में वह वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसे बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। यह अतिरिक्त धन ही उस वस्तु का अतिरिक्त मूल्य है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य उन 2 मूल्यों का अंतर है
जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है, यानी कि जिसे मजदूर प्राप्त करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। मार्क्स के मत में अतिरिक्त मूल्य वस्तुतः श्रमिकों के श्रम का परिणाम है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कुछ इस प्रकार से है। प्रत्यक्षवाद पर काम्टे के विचारों को लिखिए अथवा प्रत्यक्षवाद का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर होगा प्रत्यक्षवाद समाजवाद में चिंतन का एक दृष्टिकोण है जिसकी शुरुआत ऑगस्ट काम्टे ने की थी। प्रत्यक्षवाद को वैज्ञानिकतावाद भी कहते हैं क्योंकि यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक आधारों द्वारा ही प्राकृतिक एवं सामाजिक नियमों की व्याख्या एवं विश्लेषण करता है। प्रत्यक्षवाद निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहली, प्राकृतिक एवं समाज विज्ञानों में कोई मौलिक भेद नहीं है। दूसरा, अवलोकनीय एवं प्रमापन योग्य अवधारणाओं के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को ज्ञात किया जाता है। तीसरा, प्रत्यक्षवाद मूल्य स्वतंत्र एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययनों पर जोर देता है। इसका अध्ययन विषय केवल क्या एवं कैसे से है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 इस प्रकार से है कि काम्टे के प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा काम्टे का मत है कि प्रत्यक्षवादी पद्धति के द्वारा केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही नहीं बल्कि सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती है। प्रत्यक्षवाद में घटनाओं की व्याख्या हेतु घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण व सत्यापन किया जाता है। अतः यह सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली है। काम्टे ने प्रत्यक्षवाद में बौद्धिक क्रिया को अधिक महत्व दिया है। इसमें मानव मस्तिष्क और तर्क की विस्तृत व्याख्या की गई है। अतः यह पद्धति मूलतः तर्क पर आश्रित है। 4 नंबर बिंदु है, प्रत्यक्षवाद एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य मानव समाजों की उन्नति करना है। प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म भी है। यह मानव धर्म के आदर्शों पर आधारित नवीन समाज की रचना को अपना उद्देश्य मानता है। प्रत्यक्षवाद का संबंध ज्ञान से है, अज्ञात और अप्रत्यक्ष से नहीं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। काम्टे को समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा काम्टे को निम्नलिखित 2 कारणों से समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। पहला, काम्टे ने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया और समाजशास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण किया। समाजशास्त्र का अन्य वैज्ञानिकों से संबंध बताया, विज्ञानों का वर्गीकरण किया और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, काम्टे ने ही यह स्पष्ट किया
कि समाज शास्त्र ही यह विषय है जो समाज की प्रगति एवं विकास के नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण करने में समर्थ है। अतः काम्टे को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 20। 20 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रत्यक्षवाद के स्वरूप बताइए। तो इसका उत्तर होगा, काम्टे ने प्रत्यक्षवाद के निम्न 3 स्वरूप बताए हैं। पहला, विज्ञानों का दर्शन। काम्टे ने विज्ञानों के दर्शन के अंतर्गत गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और समाज शास्त्र को सम्मिलित किया है। दूसरा, वैज्ञानिक धर्म एवं नैतिकता। इसके अंतर्गत मानव की भौतिक, नैतिक एवं बौद्धिक उन्नति पर बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य दूसरों की अधिक से अधिक सेवा करना होता है। तीसरा बिंदु है प्रत्यक्षवादी राजनीति। प्रत्यक्षवादी राजनीति के द्वारा काम्टे का लक्ष्य युद्ध को समाप्त करना और यूरोप के राज्यों का एक राष्ट्रमंडल बनाना था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, काम्टे के प्रत्यक्षवादी विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, काम्टे ने प्रत्यक्षवाद की सैद्धांतिक और व्यावहारिक व्याख्या की है। उन्होंने प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय वैज्ञानिक बताया है। अतः जो वैज्ञानिक है वही प्रत्यक्षवादी भी। संक्षेप में, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही काम्टे का प्रत्यक्षवाद है। परंतु कई आलोचकों ने कहा है कि प्रत्यक्षवादी घटनाओं का सीमित अध्ययन करते हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता पैदा नहीं करता और सामाजिक घटनाओं के गुणात्मक पक्ष एवं मूल्यों की उपेक्षा करता है। इन आलोचनाओं के बावजूद हम यह कह सकते हैं कि काम्टे का प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक पद्धति है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, विज्ञानों का वर्गीकरण, या इसके अथवा में आपसे पूछा जा सकता है, काम्टे के विज्ञानों का संस्तरण क्रम बताइए। तो इसका उत्तर होगा, काम्टे ने विज्ञानों का एक पद सोपान प्रस्तुत किया है। इसमें सबसे निचले स्तर पर उसने सर्वाधिक सामान्य सरल विज्ञानों को रखा। इसमें उसने भूगोल, खनिज विज्ञान और गणित को रखा। इसके उच्च स्तर पर उसने खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और शरीर शास्त्र आदि को रखा। सबसे उच्च स्तर पर उसने समाज शास्त्र को रखा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 23। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, काम्टे का 3 स्तरों का नियम क्या है? तो इसका उत्तर होगा, काम्टे के अनुसार हमारी प्रत्येक प्रमुख अवधारणा, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा
एक के बाद एक 3 विभिन्न दशाओं में से होकर गुजरती है। आध्यात्मिक या काल्पनिक, तात्विक या गुणात्मक, और वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 24। 24 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कामटे का धार्मिक या काल्पनिक स्तर क्या है? इसका उत्तर होगा, यह मानव के चिंतन की प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में मानव के विचार संकुचित एवं चेतना सोई हुई रहती है। इस स्तर पर मानव समस्त भौतिक घटनाओं के घटित होने का मूल कारण देवी शक्ति अथवा अलौकिक तत्वों को मानता है। प्रश्न संख्या 25। तात्विक या भावात्मक स्तर। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा कि भावात्मक अवस्था में, जो कि प्रथम अवस्था का संशोधित रूप मात्र है, मानव मस्तिष्क यह मान लेता है कि अलौकिक प्राणियों के स्थान पर अमूर्त शक्तियाँ यथार्थ स्तर जीवित सत्ताधारी अमूर्तता ही सभी जीवों में अंतर्निहित है और सभी घटनाक्रमों की उत्पत्ति में समर्थ हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 26। 26 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कामटे का वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी स्तर क्या है? तो इसका उत्तर होगा, कामटे ने कहा है कि अंतिम प्रत्यक्षात्मक अवस्था में मानव का मस्तिष्क निरपेक्ष धारणाओं, विश्व की उत्पत्ति एवं लक्ष्य तथा घटनाओं के कारणों की व्यर्थ खोज का त्याग कर देता है तथा उनके नियमों अर्थात अनुक्रम तथा समरूपता के स्थिर संबंधों के अध्ययन में लग जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 27। यह प्रश्न 2020 और 2022 में आ चुका है, इसीलिए इस प्रश्न का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो आप सारे क्वेश्चनों को तो देखना है, इसके साथ में कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, समझें और याद करें। 27 नंबर प्रश्न, सामाजिक क्रिया का अर्थ। तो इसका उत्तर होगा, वेबर के अनुसार उद्देश्यपूर्ण मानव व्यवहार को ही सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है। जिस मानव व्यवहार का कोई उद्देश्यपूर्ण अर्थ न हो, उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। उद्देश्यपूर्ण का अर्थ वह है जो स्वयं कर्ता अपनी क्रिया के विषय में लगाता है तथा एक दूसरे को उसी क्रिया की ओर उन्मुख करता है। इस अर्थ में सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जो व्यक्तिक नहीं है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। सामाजिक क्रिया को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, वेबर के शब्दों में किसी भी क्रिया को हमें सामाजिक क्रिया तभी कहना चाहिए जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधि हो। प्रश्न संख्या 29। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के प्रकार को
समझाइए। इसका उत्तर होगा तार्किक क्रिया, जिसका चयन सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मूल्यांकन क्रियाएं, इन क्रियाओं के पीछे तर्क नहीं वरन धर्म, नैतिकता, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार होता है। तीसरा बिंदु, प्रभावात्मक क्रिया, जो संवेगों या भावात्मक दशाओं से प्रभावित होकर की जाती है, भावात्मक क्रिया कहलाती है। 4 नंबर, परंपरागत क्रिया, जिनका संबंध परंपराओं से होता है, परंपरागत क्रिया कहलाती है। तो महत्वपूर्ण 4 है सामाजिक क्रिया के प्रकार: तार्किक क्रिया, मूल्यांकन क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 30। 30 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है: सामाजिक क्रिया की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की निम्न प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, व्यक्तिनिष्ठता। सामाजिक क्रिया व्यक्तिनिष्ठ होती है क्योंकि व्यक्ति या कर्ता किसी भी क्रिया को व्यक्तिनिष्ठ अर्थ प्रदान करता है। दूसरा, सामाजिक क्रिया सामाजिक संबंधों का आधार है। कई व्यक्तियों के बीच अंतर क्रियाओं को ही सामाजिक संबंध के नाम से अभिहित किया जाता है। अंतः क्रिया, प्रत्येक की क्रिया दूसरे की क्रिया की ओर अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त होती है। तीसरा, व्यक्ति या कर्ता को सर्वोच्च स्थान। वेबर अर्थ निरूपित करने वाले समाजशास्त्र व्यक्ति और उसकी क्रिया को आधारभूत इकाई के रूप में मानता है, जिसमें व्यक्ति का स्थान अग्रणी है। आगे इसके चौथे बिंदु के बारे में बात करते हैं। चौथा बिंदु इस प्रकार से है: मूल्यों, उद्देश्यों एवं तार्किकता से सामाजिक क्रिया का संबंध। तो इसका उत्तर होगा, वेबर का कहना है कि क्रिया जितनी अधिक मूल्यों और उद्देश्यों की ओर उन्मुख होगी, उतनी ही अधिक कर्ताओं के बीच पारस्परिक अभिमुखता की संभावना होगी और वह क्रिया इन मूल्यों और उद्देश्य के लिए उतनी ही तर्कशील होगी, उतनी ही अधिक वह प्रक्रिया होगी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 31। 31 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है: मूल्यांकनात्मक क्रिया क्या है? इसका उत्तर होगा, मूल्यांकनात्मक क्रिया ये वे क्रियाएं होती है जो किसी कलात्मक, धार्मिक अथवा नैतिक आधार पर संपादित की जाती है और जिसे बिना किसी तार्किक कारण के स्वीकार भी कर लिया जाता है, मूल्यांकनात्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं का आधार समाज की अपेक्षा होती है। इस प्रकार के कार्यों में अंतिम मूल्य या उपयोगिता का कोई प्रश्न नहीं उठता, वरन उन्हें तो अपने आप स्वीकार या मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए, हम निश्चित रूप से यह नहीं जानते हैं कि रोज प्रार्थना या पूजा पाठ करने का नियमित रूप से मंदिर या धार्मिक स्थल जाने से वास्तव में अंत में क्या लाभ होगा। फिर भी इन क्रियाओं का मूल्यांकन हम धार्मिक अनुभव, मुक्ति पाने की आशा या ईश्वर प्रेम के आधार पर
करते हैं। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न की। 32 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। मूल उत्प्रेरणाओं के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा मूल उत्प्रेरणाओं के प्रकार। मूल उत्प्रेरणाएं 3 प्रकार की होती है। ये निम्नलिखित हैं। पहली तर्क, दूसरी संवेग, तीसरी भावना। सबसे पहले तर्क के बारे में बात करते हैं। तर्क के साथ व्यक्ति का तार्किक व्यवहार जुड़ा हुआ है। वेबर द्वारा बतलाई गई तार्किक क्रिया इसके अंतर्गत आती है। संवेग, व्यक्ति का भावनात्मक व्यवहार संवेगों के साथ जुड़ा होता है। वेबर द्वारा बतलाई गई भावात्मक क्रिया इसके अंतर्गत आती है। भावना, परंपरागत व्यवहार भावना से जुड़ा होता है, अतः वेबर द्वारा उक्त परंपरागत सामाजिक क्रिया इसी के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 33। 33 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। नौकरशाही का अर्थ बताइए। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है और सन 2024 में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांस हैं। तो इसका उत्तर है नौकरशाही का सामान्य अर्थ है अधिकारियों का शासन। कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार नौकरशाही तंत्र उन लोगों के पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण एवं उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन हैं, जिन्हें इन पदों पर कार्य करने हेतु विशेषतः प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्लाउ एवं मेयर के अनुसार नौकरशाही संगठन में विशेषीकरण, सत्ता का पद सोपान, नियमों की व्यवस्था एवं अव्यक्तिकता नामक विशेषताएं पाई जाती है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। नौकरशाही की 4 विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता, नौकरशाही में अधिकार, सत्ता तथा दायित्वों का संस्तरणात्मक विभाजन पाया जाता है। दूसरा, यह तार्किक, विवेकशील तथा लिखित नियमों पर आधारित होती है। तीसरा, इसमें विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय स्थापित किया जाता है। चौथा, नौकरशाही में विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति अपने पद का उपयोग निजी संपत्ति अधिकारों के रूप में नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। आदर्श प्रारूप का अर्थ बताइए। यह प्रश्न सन 2021 में BA पार्ट 3 ईयर पूछा गया है। तो उम्मीद है कि इस बार भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर के पद्धति शास्त्र का प्रमुख आधार है। आदर्श प्रारूप से तात्पर्य किसी आदर्श या किसी प्रकार के मूल्यांकन से नहीं है। सामाजिक संबंधों और सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण के लिए सामाजिक घटनाओं को समानताओं के आधार पर कुछ विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित कर लेना ही
आदर्श प्रारूपों की स्थापना करना है। इस प्रकार आदर्श प्रारूप सामाजिक घटनाओं की प्रमुख श्रेणियों के विशेष नामों से संबंधित होते हैं। इनकी प्रकृति नितांत और आदर्शवादी है। वेबर का कहना है कि आदर्श प्रारूप सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के सामान्य नामों का विशिष्ट नामकरण है जिनका आधार तर्क संगत होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। वर स्तेहन उपागम से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा वर स्तेहन एक विधि शास्त्रीय उपागम है जो वेबर ने समाज विज्ञान के लिए काम में लिया है। तत्कालीन समाज विज्ञानों में अध्ययन की विधियां आदर्शात्मक दर्शन शास्त्र से ली गई थी। इस कठिनाई के कारण ही वेबर ने वर स्तेहन विधि शास्त्रीय उपागम को समाज विज्ञान के लिए काम में लिया। वर स्तेहन विधि में जहाँ क्रिया के व्यक्तिगत पहलू आ जाते हैं, वही विचार, मानव और मूल्य की अवधारणाओं का भी समावेश हो जाता है। वेबर के इस उपागम में सैद्धांतिक दृष्टि से एक भ्रम पैदा हो सकता था और वह यह था कि आदर्शवादी अवधारणाओं के जाल में उलझ जाते और इसमें व्यक्तिनिष्ठ अवधारणाओं का समावेश यथार्थता में हो जाता। वर स्तेहन विधि के प्रयोग में इस तरह की दुविधा ने ही वेबर को आदर्श प्रारूप विधि अपनाने को प्रेरित किया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 37। 37 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तार्किक क्रिया क्या है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा कि इस श्रेणी में वे क्रियाएं सम्मिलित की जा सकती है जो तार्किक रूप से साध्य और साधन के बीच में सामंजस्य स्थापित किए होती है और उनका आधार अनुभव, प्रयोग तथा तर्क होता है। 38 नंबर प्रश्न, यह किसने कहा कि इतिहास कुलीन तंत्रों का शमशान है? तो इसका उत्तर होगा यह वाक्य विल्फ्रेडो पेरेटो ने कहा है। यानी कि विल्फ्रेडो पेरेटो जो है उन्होंने इतिहास कुलीन तंत्रों का शमशान कहा है। जो इतिहास है वह कुलीन तंत्रों का शमशान है। अच्छे से याद रखें, पेपर में आने लायक प्रश्न है। यह किसने कहा है? विल्फ्रेडो पेरेटो। इन्होंने इतिहास को कुलीन तंत्रों का शमशान बताया है। 39 नंबर प्रश्न है, तार्किक और अतार्किक क्रियाओं में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा तार्किक क्रियाएं साध्य और साधन के बीच में सामंजस्य स्थापित किए होती है, जबकि अतार्किक क्रियाओं में साध्य और साधन के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं होता है। 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं आगे। 40 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, विशिष्ट चालक से पेरेटो का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य का व्यवहार कुछ चालकों से प्रेरित होता है जो कि अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होते हैं और मनुष्य के स्थिर व्यवहार को संचालित करने के कारण सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में अधिक सहायक होते हैं। इन्हें ही विशिष्ट चालक या
अवशेष के नाम से जाना जाता है। अगला 41 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। विल्फ्रेडो पेरेटो के अनुसार प्रत्येक सामाजिक संरचना में जो ऊंच नीच का संस्तरण होता है वह मोटे तौर पर 2 वर्गों द्वारा होता है, उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग। इनमें से कोई भी वर्ग स्थिर नहीं होता, अपितु इनमें चक्रीय गति पाई जाती है। चक्रीय गति इस अर्थ में है कि समाज के इन 2 वर्गों में निरंतर ऊपर से नीचे या अधोगामी और नीचे से ऊपर या ऊर्ध्वगामी प्रवाह होता रहता है। आगे बात करते हैं। इस प्रकार जो वर्ग सामाजिक संरचना में ऊपरी भाग में होते हैं वह कालांतर में भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने पद और प्रतिष्ठा से गिर जाते हैं, अर्थात अभिजात वर्ग अपने गुणों को खोकर या असफल होकर निम्न वर्ग में आ जाते हैं। दूसरी ओर उन खाली जगहों को भरने के लिए निम्न वर्ग में जो बुद्धिमान, कुशल, चरित्रवान तथा योग्य होते हैं वे नीचे से ऊपर की ओर जाते रहते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग का निम्न वर्ग में आने या उसका विनाश होने और निम्न वर्ग का उच्च वर्ग में जाने की प्रक्रिया चक्रीय ढंग से चलती रहती है। इसी चक्रीय गति के कारण सामाजिक ढांचा परिवर्तित हो जाता है या सामाजिक परिवर्तन होता है। इसलिए इसे चक्रीय गति का सिद्धांत अथवा सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 42। 42 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, विल्फ्रेडो पेरेटो द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम बताइए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। पहली पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी। पहली पुस्तक का नाम है द माइंड एंड सोसाइटी। दूसरी पुस्तक है मैन्युअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। दूसरी पुस्तक का नाम है मैन्युअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तीसरी पुस्तक है कंपेंडियम ऑफ जनरल सोशियोलॉजी। चौथी पुस्तक का नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ इलाइट्स। पांचवी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिकल राइटिंग्स। तो ये विल्फ्रेडो पेरेटो द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 43। 43 नंबर प्रश्न है, दुर्खिम की 2 पुस्तकें, प्रमुख जो पुस्तकें हैं उनका नाम बताना है। 2022 में आ चुका है और 2020 में भी। तो इसका उत्तर होगा समाज में श्रम विभाजन, समाज शास्त्रीय पद्धति के नियम, आत्महत्या, शिक्षा एवं समाजशास्त्र। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 44। 44 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सामाजिक तथ्य को परिभाषित करना है, इसको समझाना है। तो इसका उत्तर होगा सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हो और जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हो। ये कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे स्थायी अथवा तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी
अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। ये मनुष्यों की क्रियाओं, विचारों एवं जीवन पद्धतियों को निर्देशित करते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 45। 45 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। सामाजिक तथ्यों पर दुर्खिम के विचारों का वर्णन कीजिए। सामाजिक तथ्य की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए लिखा कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव के तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। दुर्खिम ने कहा है कि क्रिया करने के तरीके सामाजिक तथ्य हैं। क्रिया करने के तरीकों में मानवीय व्यवहार के वे सभी पक्ष सम्मिलित हैं जो उनके विचार, अनुभव व क्रिया के संबंध रखते हैं। इस तथ्य को दुर्खिम ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि तथ्यों में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट करना मत भूलें। नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करने से आपके पास में हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 46। 46 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। सामाजिक तथ्य की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर होगा बाह्यता। सामाजिक तथ्य में बाह्यता का गुण निहित होता है। बाह्यता से आशय है कि सामाजिक तथ्यों का निर्माण तो समाज के सदस्यों द्वारा होता है, किंतु सामाजिक तथ्य एक बार विकसित हो जाने के बाद फिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं रहता। यह एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में अनुभव किया जाता है। दूसरा, बाध्यता। सामाजिक तथ्य की दूसरी विशेषता बाध्यता की है। सामाजिक तथ्यों का व्यक्ति पर बाध्यात्मक मूलक प्रभाव पड़ता है। तीसरा बिंदु, सार्वभौमिकता। सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। ये केवल कुछ ही समाजों में नहीं पाए जाते बल्कि सभी समाजों में पाए जाते हैं। चौथा, क्रिया के तरीके। सामाजिक तथ्य मनुष्य की क्रियाओं से संबंधित तरीके हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 47। 47 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर होगा एक समूह या समाज में पाई जाने वाली साधारण घटनाएं सामान्य तथ्य कहलाती है, जबकि असाधारण घटनाएं व्याधिकीय तथ्य होती है। एक समूह या समाज के सामूहिक जीवन की साधारण दशाओं से घनिष्ठतः संबंधित प्रघटना तथ्य है, जबकि सामाजिक जीवन से संबंधित न होने वाली प्रघटना व्याधिकीय है।
कोई सामाजिक तथ्य समाज के विकास के स्तर के अनुरूप होता है तो वह सामान्य तथ्य है, और अगर उसके अनुरूप नहीं है तो वह व्याधिकीय तथ्य कहलाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 48। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि समाज में श्रम के विभाजन पर इमाइल दुर्खीम के विचार लिखिए। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। श्रम के विभाजन के संबंध में दुर्खीम ने निष्कर्ष निकाला कि श्रम विभाजन जहाँ एक तरफ विभेदीकरण बढ़ाता है, दूसरी तरफ यह समाज की अनेक इकाइयों के अंतर संबंधों तथा उनकी आत्मनिर्भरता को भी अत्यधिक बढ़ाता है। इस प्रकार दुर्खीम अनेक विश्लेषणों, सामाजिक तथ्यों के द्वारा यह निष्कर्ष निकालता है कि श्रम विभाजन एक गतिशील, विकासमयी धारणा है। इससे संघर्ष में कमी आती है और समाज उन्नतिशील बनता है, जिससे समाज सुखी एवं सुदृढ़ होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 49। 49 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यांत्रिक एकता क्या है? दुर्खीम ने श्रम विभाजन के कार्यों तथा स्तर की दृष्टि से सामाजिक एकता का एक प्रकार यांत्रिक एकता बतलाया है। इस प्रकार की एकता वाले समाजों में व्यक्तियों में एक रूपता पाई जाती है। आदिम एवं सरल समाजों में ऐसी एक रूपता पाई जाती है। इन समाजों में व्यक्तियों के कार्यों, परिस्थितियों में अपेक्षाकृत समरूपता होती है। ऐसे समाजों में व्यक्ति के स्थान पर समूह व समाज को महत्व दिया जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 50। 50 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। स्वावयवी एकता क्या है? यह प्रश्न 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, तो काफ़ी उम्मीद है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में 27 अप्रैल को यह प्रश्न आपको देखने को मिले। तो इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और कॉपी में लिख लिख कर याद करें। इस 50 नंबर प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से है। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के कार्यों एवं स्तर की दृष्टि से सामाजिक एकता का एक प्रकार स्वावयवी संश्लिष्टता बतलाया है। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण आधुनिक समाज प्रभावित है, जिसमें समानताओं के स्थान पर विभिन्नताओं का प्रभुत्व है। विभिन्नतापूर्ण जीवन में मनुष्यों को परस्पर आश्रित रहना पड़ता है। एक व्यक्ति एक ही कार्य में विशेष दक्षता प्राप्त कर सकता है। शेष कार्यों हेतु उसे दूसरे व्यक्तियों पर पूर्ण अथवा कुछ अंश तक निर्भर रहना पड़ता है। समूह के सदस्यों को यह एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता, उनकी व्यक्तिगत असमानता उन्हें एक दूसरे के पास आने के लिए प्रोत्साहित एवं बाध्य करती है, जिसके आधार पर समाज में एकता की स्थापना होती है। इसी एकता को दुर्खीम ने स्वावयवी संश्लिष्टता अथवा आंगिक एकता कहा है। इसकी अभिव्यक्ति प्रतिकारी कानूनी व्यवस्था में होती है। आज के इस वीडियो का यह 50 नंबर और अंतिम प्रश्न था। आज के इस वीडियो में हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में
चर्चा की। आप इन्हें अच्छे से देखें, 2 बार देखें इस वीडियो को, इन प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास करें और लिख लिख कर याद करें, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में 70% से अधिक अंक अति लघुतरात्मक प्रश्नों में प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार करें और 27 अप्रैल 2024 को होने वाले एग्ज़ाम के लिए ये सारे अति लघुतरात्मक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों को, जैसा कि मैंने बताया, कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम अपने इस YouTube चैनल पर आपके MGSU जो यूनिवर्सिटी है महाराजा गंगा सिंह, इसके एग्ज़ाम के पेपर डालते हैं। इसके अलावा हम रीट की कक्षाएं भी वीर तेजा क्लासेज YouTube प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क अपलोड करते हैं, जिससे पिछड़े बालक अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी तैयारी करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके अपना सिलेक्शन पाएं। रीट के अलावा BSTC से संबंधित काफ़ी वीडियोज़ हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। उसके अलावा हेतराम जी सारण सर द्वारा संपूर्ण राजनीति इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क करवाई जा रही है। लगभग 7 क्लासें संपूर्ण राजनीति की अपलोड की जा चुकी है। धीरे धीरे हम सभी चीज़ें, सभी तथ्य, सभी महत्वपूर्ण बातें जो कि राजनीति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से हमारा विनम्र अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो और हमारे अन्य वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे द्वारा आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को प्रत्येक पढ़ाई से संबंधित सारी चीज़ें निःशुल्क पढ़ाई जाती है। किसी भी चीज़ का, किसी भी वीडियो का, किसी भी प्रकार से आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर निःशुल्क वीर तेजा क्लासेज YouTube प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। मैं यानी कि गंगाजल सर और हेतराम सर दोनों आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए रात और दिन मेहनत करते हैं, सुबह और शाम मेहनत करते हैं। निरंतर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का भी यह दायित्व बनता है कि आप सभी भी हमारा सहयोग करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगर सपोर्ट बना रहता है तो हमें अन्य किसी भी प्रकार की चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।